गुड मॉर्निंग। महिला और बाल अपराध प्रकरण के अंतर्गत आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जैसा कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि की चर्चा हम करेंगे या इसमें किस प्रकार के प्रावधान हैं, किस प्रकार से ये दहेज का प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि वास्तव में दहेज है क्या। तो ये वैसे कोई लंबी चौड़ी चर्चा का बिंदु नहीं है। हम सब इस चीज से परिचित हैं कि एक इस प्रकार की कुप्रथा है जो भारत में परंपरागत ढंग से चली आ रही है। अधिकांशतः भारतीय समाजों में इसका प्रचलन रहा है। शुरुआती तौर पर जब पिता अपनी पुत्री की शादी करता था तो उपहार स्वरूप कुछ नकद राशि और अन्य सामान, आभूषण आदि शादी में देता था और जितनी उस पिता की क्षमता होती उससे ज्यादा या उससे भी बढ़कर देने की कोशिश की जाती। लेकिन धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज में इसने कुप्रथा का रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे लोग इस प्रकार की मांग या डिमांड करने लगे कि हमें लड़के की शादी की एवज में इस प्रकार के उपहार, इस प्रकार के आभूषण, इस प्रकार की नकद राशि, इस प्रकार की गाड़ियां या और भी अन्य जो बहुमूल्य सामान होता था उसकी मांग की जाने लगी। तो इस पर रोक लगाना लाजमी था और ये एक कुप्रथा बन गई थी। यहाँ तक कि इसने हजारों नहीं लाखों की संख्या में स्त्रियों की जान ले ली है। ये बहुत ही बेकार की कुप्रथा है। इसको रोकने के लिए 1961 में इस प्रकार का एक्ट या अधिनियम लाया गया जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 नाम दिया गया है। तो ये कब से लागू हुआ है ये पूछा जा सकता है। इसमें इसको प्रभावी होने की दिनांक या लागू होने की दिनांक है वो है 20 मई 1961। भारतीय संविधान में कुछ एक इस प्रकार के अनुच्छेद, इस प्रकार की धाराएं हैं जिनके अंतर्गत महिलाओं को इस कुप्रथा से बचाने के लिए, निजात दिलाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो कुछ धाराओं को इस एक्ट के साथ भी परिभाषित किया गया है, जोड़ा गया है और उसमें अगर कोई आदमी इस कुप्रथा का सहारा लेता है तो फिर उसको दंडित करने के भी प्रावधान किए गए हैं। हम चर्चा करेंगे इसमें कि खासतौर से इसकी जो धारा 3 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब ये एक्ट लागू हो जाएगा तो इस एक्ट के लागू होने के बाद दहेज लेना या देना या कोई भी व्यक्ति जब दहेज की मांग करेगा या दहेज लेगा और कोई भी व्यक्ति जो दहेज देगा तो वह कानूनन अपराध होगा। तो धारा 3 में इसको एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसमें सजा के प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे की शादी में दहेज लेता है अथवा किसी लड़की का पिता या उसका वारिस या उसके माता पिता या अभिभावक या उसके रिश्तेदार दहेज देते हैं तो ये कानूनन अपराध है और ऐसा अपराध करने वालों के लिए 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन साथ में ये भी शर्त रखी गई है कि ये जरूरी नहीं है कि हम जुर्माना 15,000 ही रखें। हो सकता है दहेज में लाखों की राशि दी गई है तो इसमें जो भी अधिक राशि होगी, अगर जुर्माना राशि अधिक है तो 15,000 रुपए जुर्माना सजा के साथ और यदि दहेज के रूप में जो उपहार दिए गए हैं उनकी राशि ज्यादा है तो उस राशि से संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाएगा तो इस एक्ट का उल्लंघन करेगा। तो धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या कोई व्यक्ति दहेज देता है तो इसमें सजा के प्रावधान किए गए हैं। दहेज लेना और देना दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं।
अब इस धारा का अगर उल्लंघन होता है तो किस प्रकार की सजा है, तो हमने चर्चा की है कि इसमें 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ ही 15,000 रुपए का आर्थिक दंड है वो भी दिया जा सकता है। सजा के जो प्रावधान है उसमें 5 वर्ष तक कारावास या 5 वर्ष का कारावास, और 15,000 रुपए का आर्थिक दंड या जुर्माना राशि के रूप में 15,000 रुपए, या फिर दहेज का मूल्य अगर अधिक है तो उस दहेज मूल्य के रूप में दंडित किया जाएगा। या दहेज मूल्य जो भी इनमें ज्यादा होगा, अगर दहेज का मूल्य ज्यादा है तो वह राशि दंड के रूप में दी जाएगी, और यदि 15,000 रुपए के रूप में जुर्माना है वो अधिक है तो वह वसूला जाएगा। अब आगे चलकर इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, यानी खासतौर से इसको इस प्रकार की श्रेणी में लाया गया है कि ये एक्ट इतना प्रभावी हो कि जो भी व्यक्ति संबंधित प्रक्रिया में दोषी है या इस प्रकार का अंदेशा है कि दहेज संबंधी अपराध हुआ है, तो उन लोगों को प्रक्रिया को प्रभावित करने से बचाने के लिए, अर्थात ऐसे लोग जांच प्रक्रिया को या दहेज संबंधी कानून को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए इसको गैर जमानती अपराध की श्रेणी में माना गया है। यानी कोर्ट है तो चाहे तो इसमें खुद संज्ञान ले सकता है, या फिर इस प्रकार की कोई कल्याणकारी समिति है या कोई एनजीओ है जो इस प्रकार की सामाजिक सरोकार रखता है, तो उसके द्वारा दी गई सूचना पर भी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी या प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसकी जांच की जाएगी। तो ये गैर जमानती अपराध बनाया गया है, और इसको गैर जमानती बनाने के लिए सन 1986 में जो संशोधन हुआ था, इसकी जो धारा 2 है उसमें 2 बार संशोधन हुआ है, एक बार 1984 में और एक बार 1986 में। 1986 में जो संशोधन हुआ है उसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की जो धारा 304B है उसको इसके साथ जोड़ा गया है। यानी दहेज लेना और देना ये किस प्रकार का अपराध है, तो ये एक प्रकार का गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध है, यानी संबंधित व्यक्ति या संबंधित जो भी अन्य दोषी हैं वो प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए इसमें जमानत के प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार के प्रावधान किसके द्वारा किए गए हैं, तो इसमें धारा 304B जोड़ी गई है। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 304B यानी 1986 में इसको जोड़ा गया है। 1986 में धारा 304B या इंडियन पेनल कोड की धारा 304B को जोड़कर इसको गैर जमानती अपराध बनाया गया है, या इसको गैर जमानती एक्ट बनाया गया है। अब इसके साथ साथ इसमें दहेज मृत्यु का भी उल्लेख किया गया है। यदि कोई महिला, अर्थात इस प्रकार की विवाहित महिला जो दहेज की मांग या दहेज की प्रताड़ना के कारण या दहेज की क्रूरता के कारण तंग आकर अपनी जान दे देती है या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, अथवा उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में न होकर असामान्य परिस्थितियों में हुई, तो इस प्रकार की अवधि तय की गई है कि ऐसी मृत्यु प्राप्त महिला की शादी अगर 7 वर्ष की अवधि के भीतर हुई है या उसकी मृत्यु 7 वर्ष शादी के हुए हैं उससे पहले ही हो गई, तो मजिस्ट्रेट कैडर का अधिकारी उसकी जांच करेगा, और यदि उसमें यह पाया जाता है कि मृत्यु सामान्य न होकर असामान्य परिस्थितियों में हुई है, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी या इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
तो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसके पति और अन्य जो परिजन हैं, ससुराल पक्ष के जो दूसरे लोग हैं या जो अन्य नातेदार जो संदिग्ध हैं, उनको इसका प्रमाण देना होगा कि मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है, क्या दहेज मृत्यु नहीं है। दहेज मृत्यु क्या है, इस पर हमने चर्चा की है कि यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु उसके विवाह से 7 वर्ष की अवधि के भीतर हो जाती है और असामान्य रूप में हो जाती है, तो इस प्रकार की मृत्यु को यदि जांच अधिकारी असामान्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु पाता है तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध इस एक्ट के अंतर्गत या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है। और फिर इसमें सजा क्या है? इसमें सजा है वो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान किए गए हैं। विवाह से 7 वर्ष तक की अवधि, इस दौरान अगर विवाहिता की मृत्यु होती है तो वो दहेज मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसमें परिस्थितियां असामान्य जरूरी होती है। हो सकता है कोई महिला किसी बीमारी के कारण या सामान्य परिस्थितियों में ही अचानक किसी आघात के कारण अगर मर जाती है और जांच अधिकारी पाता है कि मृत्यु सामान्य है तो ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वास्तव में दहेज मृत्यु हुई है तो 7 वर्ष तक की अवधि के भीतर होने के कारण वो जांच के दायरे में आएगा और दोषित लोगों को 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी। दहेज मृत्यु पर जो सजा की प्रावधान है वो 7 वर्ष से आजीवन कारावास। यानी 1961 का जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसकी धारा 2 है, उसमें 1984 और 86 में 2 बार संशोधन हुआ है। धारा 2 बार संशोधित हुई है, एक तो 1984 और दूसरी 1986। अब इसके बाद धारा 4 की चर्चा करते हैं। यानी दहेज लेना और देना तो संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है या विवाहिता के ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संबंधी अथवा नातेदार द्वारा दहेज की मांग की जाती है तो वहां धारा 4 के अंतर्गत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सजा के प्रावधान किए गए हैं और ये सजा 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक और साथ साथ 10,000 रुपए का जो अर्थदंड है उससे दंडित किया जा सकता है अथवा दोनों प्रकार की सजाएं हो सकती हैं। या दहेज की मांग, ये जरूरी नहीं होता है कि विवाहिता का पति ही दहेज की मांग करे, उसके माता पिता कर सकते हैं, उसकी सिस्टर कर सकती है, उसके अन्य संबंधी वो कर सकते हैं, अन्य कोई नातेदार हो सकता है तो इस प्रकार की मांग करता है, दहेज देने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है या दबाव बनाता है तो वो दहेज मांग की श्रेणी में आता है और इस पर धारा 4 लागू होती है। ये धारा 4 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें जो सजा के प्रावधान है वो 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक है। धारा 4 है दहेज की मांग अगर कोई करता है तो उसके लिए धारा 4 के अंतर्गत सजा के प्रावधान किए गए हैं और ये सजा 6 माह से 2 वर्ष तक और इसमें जो जुर्माना राशि है वो है 10,000 रुपए।
यानी 10,000 रुपए अर्थदंड या जुर्माना राशि के रूप में उसको दंडित किया जाएगा, अथवा दोनों सजाएं हो सकती है। ये दहेज की मांग पर है। कई बार हम देखते हैं कि लोग सीधे तौर पर नकद राशि देने के अलावा किसी प्रकार का प्लॉट, किसी प्रकार की जमीन, किसी प्रकार का आवास या अन्य चीजें भी संपत्ति के रूप में, या खुद का जमाया हुआ कोई व्यवसाय है उसको भी अपने दामाद के लिए सौंप देते हैं कि आज के बाद ये हमारा व्यवसाय आपका है। तो ये भी दहेज की मांग या दहेज देने और लेने के अंतर्गत ही आता है। इसमें धारा 4A प्रभावी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का दहेज देता है जिसमें संपत्ति या व्यवसाय आता है और वह बात अगर मीडिया में आती है या प्रकाशन में आती है अथवा न्यायालय या प्रशासन के संज्ञान में आती है, तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उसके लिए भी 6 महीने की जेल से लेकर 5 वर्ष तक, यानी धारा 4 में जो 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक जेल के प्रावधान है, वो इसमें 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के प्रावधान है। और जुर्माना राशि वहां धारा 4 में 10,000 रुपए है और इसमें जुर्माना राशि को 15,000 रुपए है। यानी धारा 4A इसमें कोई संपत्ति या व्यवसाय दहेज में देने का प्रकाशन आता है या मीडिया में इस प्रकार की खबरें आ जाती हैं, कई बार आप अखबार में इस प्रकार की बातों को पढ़ते हैं, तो ये दहेज की श्रेणी में आता है। इसमें जो सजा है वो 6 माह से 5 वर्ष तक और जुर्माना या जो अर्थदंड है वह 15,000 रुपए या दोनों। इस प्रकार के दंड से दंडित करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा एक बात और भी है, हम रोजमर्रा अखबार में इस प्रकार की बहुत सारी खबर पढ़ते हैं, इस प्रकार के समाचार रोज प्रकाशित होते हैं कि विवाहिता को दहेज के लिए घर से निकाला, स्त्रीधन हड़प लिया, किसी विवाहिता के साथ मारपीट हुई, उसको घर से बेदखल कर दिया। तो इस प्रकार की अपराध की जो श्रेणी है वो क्रूरता की श्रेणी में आती है और इसको दहेज क्रूरता नाम देकर इस एक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसके लिए जो धारा का प्रावधान किया गया है या जो भारतीय दंड संहिता अथवा इंडियन पेनल कोड या आईपीसी की धारा 498 का प्रावधान किया गया है। इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि वह क्रूरता पति के द्वारा ही की जाए, इसमें या इस प्रकार के कृत्य में अन्य परिजन भी शामिल हो सकते हैं, अन्य नातेदार भी शामिल हो सकते हैं, अन्य संबंधी भी शामिल हो सकते हैं। तो क्रूरता पर दंड देने के लिए धारा 498A या 498 का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार की क्रूरता करने वालों को 3 वर्ष की जेल और अर्थदंड से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा अथवा दोनों प्रकार की सजाएं भी एक साथ हो सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। क्रूरता के लिए जो धारा आती है वो हम चर्चा कर रहे हैं कि 498 498A भी इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार की धारा में चाहे वो पति के द्वारा क्रूरता की गई हो, ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के द्वारा क्रूरता की गई हो या किसी नातेदार या संबंधी के द्वारा क्रूरता की गई हो, वो इस श्रेणी में आएगी और इस एक्ट के साथ इस धारा को जोड़ा गया है। या आईपीसी की धारा 498A को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के साथ जोड़कर महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई।
तो इसमें तो सजा के प्रावधान है, ये 3 वर्ष तक जेल और जुर्माना। तो इस एक्ट से जुड़ी हुई कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, प्रमुख रूप से हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और ये आम व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।